कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर को जरा तबीयत से उछाल कर देखो यारों। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021, क्या लड़ाई लड़ रहे हैं लड़ाके। एक तरफ सरकार है, एक तरफ संसाधन है, दूसरी तरफ वो लड़के हैं, वो वकील हैं जो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज की सुनवाई में फिर से एक बार उम्मीद जगी है कि यह परीक्षा रद्द हो सकती है, और जो एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने उम्मीद की अलख जगाई थी एक जांच के शुरुआती दौर में, आज उसकी लौ तेज हो गई है। हमारे साथ हैं हरेंद्र नील साहब, वकील, जो लगातार इस मामले में हाईकोर्ट में पैरवी कर रहे हैं उन सभी बच्चों की तरफ से जो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। स्वागत है आपका राजस्थान तक पर। आज क्या रहा कोर्ट में? देखिए, आज वीके सिंह साहब कोर्ट में उपस्थित हुए थे। कोर्ट का जो कल का आदेश था उसके संदर्भ में कोर्ट ने इन कैमरा प्रोसीडिंग्स करी थी, जिसका मतलब होता है कि केवल वकील और जो माननीय जज हैं और वीके सिंह साहब ही उपस्थित थे। कोर्ट की क्वेरीज थी कुछ प्रोसेस को लेके। कल चयनित पक्ष के द्वारा कहा गया था कि जो सरप्राइज टेस्ट लिया गया था, देखिए इसमें जो एसओजी ने एफआईआर करी थी वो 3/3/24 को करी थी, और जो पहला लॉट उठाया था ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स का वो 4/4/24 को उठाया। तो चयनित पक्ष के द्वारा कहा गया कि जो 19/4/2025 को इनके द्वारा सरप्राइज टेस्ट लिया गया था समान पेपर का जो 2021 में पूछा गया था, उसमें केवल 50 लोग ही फेल हुए, अधिकतर उसमें पास हुए। तो वीके सिंह साहब से पूछा गया कि क्या ऐसा है। वीके सिंह साहब ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके द्वारा स्पष्ट कहा गया कि टोटल 51 लोग ऐसे हैं जिनके 150 मार्क्स कम हुए। जैसे कि आप मान लीजिए कोई बंदा है जिसके 300 मार्क्स आए 2021 में, तो अब उसके 150 ही आ रहे हैं। ऐसे 150 कम मार्क्स हुए जिनके, ऐसे 51 बंदे हैं, और जिनके 100 मार्क्स कम हुए ऐसे टोटल 96 बंदे हैं, 96 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स। और उन्होंने कहा कि ये जो हमने प्रोसेस अडॉप्ट करा ये छटनी के लिए लागू नहीं हो सकता, ये केवल हमने अपने अनुसंधान में सहायता लेने के लिए। बहुत ज्यादा मूर्ख तो इसमें नहीं आ गए हैं जी। और उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि जो पकड़े जा रहे हैं लोग वो सभी अपने, जब उन्होंने पढ़ाई ग्रहण करी होगी जैसे 12वीं की या ग्रेजुएशन की, वो अच्छे अंक से पास नहीं हुए। नरेश टॉपर ही था और पढ़ाकू भी था। बिल्कुल। कोचिंग संस्थान में हमने स्टोरी की थी जब वो टॉप किया था। बिल्कुल, उन्होंने नाम लिया आज नरेश का। नरेश जो नंबर 1 रैंक है, उन्होंने कहा कि जब उसने अपनी पढ़ाई करी वो परीक्षा में टॉप करता था, उसके पास भी पेपर आया, उसने नंबर 1 रैंक हासिल करी। और जैसे आदित्य उपाध्याय जो टीएसपी क्षेत्र से टॉप करा जिसने, और जिसकी टोटल 19वीं रैंक आई, उसे भी पेपर मिला था। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि जो इन्होंने परीक्षा ली है सरप्राइज टेस्ट, उससे छटनी हो सकती है। एक डाटा ले कहां से आए थे 50 वाले? ये तो आप लोग आरोप लगाते थे कि कहां से रद्द करने के लिए आए थे, ये कहां से ले आए फिर? ये इन्होंने अपनी कहानियां बुनी और उस कहानियों को न्यायालय के समक्ष रखा, जिसको आज वीके सिंह साहब जो एसओजी के चेयरमैन है सिरे से नकार दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और उन्होंने कहा आज स्पष्ट रूप से बड़े लेवल पे धांधली हुई है। मैं कुछ आपको आंकड़े बताना चाहता हूं। एक तो आज उन्होंने आरपीएससी का जो काला चिट्ठा है वो खोला। उन्होंने कहा कि जो बाबूलाल कटारा है उसने पेपर 35 दिन पहले ही लीक कर दिया था, जबकि सरकारी वकील कह रहे 3 दिन पहले। हाँ जी, 35 दिन पहले पेपर लीक कर दिया। और आप सुनिए, उसने विजय डामोर को पेपर दिया जो उसका भतीजा या रिश्तेदार है बहुत क्लोज का। उसने राहुल कटारा को पेपर दिया। राहुल कटारा के इसमें 300 इसकी रैंक आई। विजय डामोर लिखित परीक्षा पास करा लेकिन फिजिकल में फेल हो गया। ड्राइवर का भी है जी। बाबूलाल कटारा ने अपने ड्राइवर को भी पेपर दिया, ड्राइवर ने अपने ड्राइवर को भी पेपर दिया और ड्राइवर भी पढ़ा रहा है। ये स्थिति है आरपीएससी की। ड्राइवर के बेटे ने भी पेपर दिया और उसका भी सिलेक्शन हुआ है। कटारा ने कभी भी आरपीएससी के जो हायर अथॉरिटीज है उससे ये नहीं बताया कि मेरे रिश्तेदार भी इस पेपर में बैठ रहे हैं तो मुझे इस परीक्षा से दूर रखा जाए। इसके साथ ही साथ ये पेपर रामूराम रायका को भी दिया गया, उसके बच्चों का सिलेक्शन हुआ। एक की 6ठी रैंक आई है, एक की 40वीं रैंक आई है। और आप ये देखिए कि 35 दिन पहले वो पेपर लाता है घर पे, वो जो अपना रिश्तेदार है विजय डामोर को बोलता है मेरे पास बैठिए, और उसको रजिस्टर में सारे पेपर लिखवाता है। और वही पेपर आगे भी पांड्या के पास जाता है और पुरुषोत्तम दादीज के पास जाता है। फिर उससे 5-6 लोगों का और सिलेक्शन एसओजी की जांच में आया है। तो
आप देखिए जिसकी मूल ही खराब हो, आप इस डिजिटल युग में वो पेपर कहाँ तक गया होगा। भ्रष्टाचार की जड़ें जो है आरपीएससी के आंगन में ही है जी। और जब मजेदार बात यह है कि जो वो ड्राइवर है वो बाबूलाल कटारा की गाड़ी लेके जहां जाता था और आता था सरकारी गाड़ी लेकर, उसका एक लॉगबुक हुआ करता था, वो लॉगबुक भी गायब है। आरपीएससी कह रही है कि वो लॉगबुक उपलब्ध नहीं है, किसके मकान पे जाता था, कहां जाता था और गाड़ी कहां जाती थी। तो आज जिस तरह से वीके सिंह का रुख रहा है, ये जो कहा जा रहा था कि एसओजी ने कह दिया कि हम पृथक कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल उन्होंने कहा कि इस आधार पे तो हम पृथक कर ही नहीं सकते। देखिए जो उनकी रिपोर्ट थी, जो उन्होंने कहा, वीके सिंह साहब हमेशा से इसमें ईमानदारी से उन्होंने अनुसंधान करा है। उन्होंने ये कहा कि मुख्य आरोपी पकड़ लिए गए हैं, उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि सभी मुख्य आरोपी पकड़ लिए गए हैं। नहीं, ये जो अखबार में छपा था कमेटी एसओजी ने कह दिया कि पृथक हम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ और गिरफ्तारियां कर लेंगे, आगे संभावना है भविष्य में कि प्रतिकरण हो सकता है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं, इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि रद्द होनी चाहिए कि आगे संभावना है कि गिरफ्तारियां हो। जी, तो आज और इसलिए एक अधिकारी को कोर्ट में इसलिए बुलाया जाता है कि फेस टू फेस एक को उसके हाव भाव और सब कुछ उसका देख सके। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, और उन्होंने पूछा कि इस पेपर में आपको कैसे लगा जब आप अनुसंधान कर रहे थे कि इसमें बहुत बड़ा पेपर लीक हुआ है। वीके सिंह साहब ने कहा कि जब हमारी कमेटी बनी, जब हमारा ये पूरी टीम बनी और जब हमने इसमें अनुसंधान स्टार्ट करा, तो हमें अपने हेल्पलाइन नंबर पे अनगिनत शिकायतें आने लगी। तो हमें लगा कि इसमें बेरोजगारों के साथ अन्याय हुआ है और इसमें हमें अच्छे से अनुसंधान करना चाहिए। ये एक पहली घटना हुई थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें ये सूचना प्राप्त हुई कि इसमें जगदीश बिश्नोई का हाथ हो सकता है। जगदीश बिश्नोई, उन्होंने बोला कि इसमें मुख्य सरगना था जगदीश बिश्नोई ही ने ही जो रविंद्र बाल भारती स्कूल है हसनपुरा से, वहां से पेपर लीक की योजना बनाई थी। जो सारे साइट हैंडलर्स राजस्थान में दिखाए गए थे, वो यूनिक बाबू, जगदीश बिश्नोई, इन लोगों ने करवाए थे। वो तो अंदर जाके बंद रहा था कमरे में। हाँ, उसने ही चीरा था और वही पेपर जाके पूरे राजस्थान में वायरल हुआ। और उन्होंने कहा कि इसमें एक अनोखी घटना ये थी कि ये पेपर पूरे जो मारुति वैन होती है उसमें सारे कैंडिडेट्स को पढ़ाया गया। मारुति वैन में पढ़ाया गया। मारुति वैन में चलते चलते जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन। आप मान लीजिए पुराना तरीका है। और ये तो जगदीश बिश्नोई का उन्होंने बताया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो पेपर के मुख्य केंद्र थे जिससे परीक्षा लीक हुई, एक तो पेपर जयपुर से लीक हुआ, एक उन्होंने बताया बीकानेर से भी पेपर लीक हुआ था बड़ी लेवल पे। सबसे पहले एग्जाम के दिन ही हमने कह दिया था जी, वो मोबाइल पे पेपर आ गए जी, तभी आरपीएससी नहीं माना जी। 13/9/2021 का आप जिक्र कर रहे हैं, जब पौरव काले ने वहां की सरकारी स्कूल से पेपर लीक करवाया और ये पेपर पाली तक गया था और उसके बाद विभिन्न इलाकों में भी गया। एसओजी ने अपनी रिपोर्ट में माना है। हमारे मोबाइल में भी आ गया था, हमने दिखाया था परीक्षा भवन से ही वो सारी वीडियो, फिर भी सरकार नहीं मानी। उसको कहते हैं ब्लूटूथ गैंग। ये क्या करते हैं कि जैसे पेपर आता है, ये कुछ देर पहले अपने जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके पास पेपर भेज देते हैं, फिर कैंडिडेट को ब्लूटूथ यहाँ चिप लगाई जाती है, वह परीक्षा केंद्र में जाता है, उसको मोबाइल नेटवर्क से जोड़ के उसको बताया जाता है फलाना का फलाना आंसर है। इसमें यह है कि आधार क्या बनता है मेरे हिसाब से कि ये कह रहे हैं कि जो रद्द नहीं करने के पक्ष में है कि इसमें जांच जारी रहेगी और नियुक्ति दे दी जाए। अब मान लीजिए कि कोई भ्रष्ट एसएचओ जो गलत तरीके से बनाए थानेदार थाने में लगता है और 8 साल 9 साल बाद पकड़ा जाता है, 8 साल 9 साल के तक वो कितने लोगों के साथ नाइंसाफी कर गुजरेगा। तो इसलिए जरूरी है आपके जो आज आपका प्रश्न है वो आज माननीय जज साहब का भी था। उन्होंने कहा कि आप मान लीजिए कि हम इस भर्ती को रद्द नहीं करते हैं और मान लीजिए कोई एसएचओ जाके थाने पे विराजमान हो जाता है और आप मानिए 6-7 महीने बाद ये आता है कि ये फर्जी तरीके से लगाता, तो हम क्या करें, तो फिर क्या स्थिति होगी। तो सरकारी अधिवक्ता का था कि सर हम उसको गिरफ्तार करेंगे। तो माननीय न्यायालय ने टिप्पणी करी कि जो 6 महीने में वो जो करेगा कर्म, जो बेकसूर लोग हैं उनके खिलाफ जो कुछ करेगा या जो भी सोसाइटी में अन्याय करेगा उसका कौन भरपाई करेगा, उत्तरदायी कौन होगा। तो ये एक बड़ी विचित्र स्थिति है कि एसओजी के हेड मुखिया ये कह रहे हैं, सबकी राय थी भर्ती रद्द करने की, फिर अचानक क्या हुआ कि ये सब कुछ हो गया। जज साहब ने ये भी कहा कि मैं ऐतिहासिक फैसला दूंगा। उन्होंने कहा है कि मैं ऐसा फैसला दूंगा जो नजीर बने और आगे पेपर लीक ना हो
और उन्होंने, मुझे लगता है कि बहुत ऐतिहासिक फैसला आएगा जो भी आएगा। ये इतने दिनों से सुनवाई हो रही है और जो कुछ निकल के आ रहा है, आपको लगता नहीं है कि पता नहीं कौन सी ऐसी चीज है इसकी वजह से सरकार इसको रद्द नहीं करना चाहती है? क्योंकि ये वो तो सरकार की किरकिरी रही है। देखिए, किरकिरी हो रही है, मुझे लगता है ऐतिहासिक कार्रवाई करी भजनलाल सरकार ने। बिल्कुल करी, क्यों उन्हीं के सरकार में जांच। जी, मैं इसको बहुत, आज उन्होंने भी बोला जज साहब ने कि वीके सिंह साहब की पीठ थपथपानी चाहिए सरकार को कि उन्होंने इतनी ऐतिहासिक कार्रवाई करी। और भजनलाल सरकार इसके बधाई के पात्र हैं कि वसुंधरा सरकार में और गहलोत सरकार में जो हुआ वो बहुत गलत हुआ था और इन्होंने इसको सही करा। लेकिन मुझे लगता है जो कार्रवाई उन्होंने करी वो आज की तारीख में शून्य हो गई है, उसका प्रभाव शून्य है। जब आपकी संस्थाएं, आपके जिन्होंने जांच करी, जो कानून के बड़े बड़े पदों पे रहे, उन्होंने बोल दिया भर्ती रद्द होनी चाहिए, फिर किस दबाव में नहीं करी, तो कहीं ना कहीं आप जो पेपर लीक माफिया है उनका संरक्षण कर रहे हैं। और जो आपने कार्रवाई करी वो मेरे हिसाब से अब शून्य हो गई है, पब्लिक उसको नहीं मानती है, जब आपने बेरोजगारों के साथ न्याय नहीं करा। ये मुझे लगता है जो आज के बेरोजगारों का दृष्टिकोण है। हरेंद्र जी, एज ए वकील कब आपको लगा कि इस मामले में एंटर करना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। ये मेरे पास जो आए थे, मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो जुलाई में आए थे, तो तब मैंने इनसे मैटर लिया था। तो मुझे संभावनाएं कम लगी कि क्या इसमें हो सकता है क्या, लेकिन जैसे जैसे खुलासे होते गए और फिर हमने उसको कोर्ट के समक्ष रखा, मैं मान सकता हूं कि ये भर्ती रद्द के लिए परफेक्ट केस है। देखिए, बंगाल भर्ती में तो जो शिक्षक थे उनको ही हटा दिया। शिक्षक एक सोसाइटी से इतना नहीं जुड़ता जितना एक थानेदार जुड़ सकता है। शिक्षक तो एक बच्चे का भविष्य खराब कर सकता है ज्यादा से ज्यादा, एक थानेदार पूरे समाज का, वो जो क्रिमिनल्स है उनको सेफ गार्ड कर सकता है, उनको प्रोटेक्ट कर सकता है। ये तो उससे गंभीर मामला है। यहाँ भी शिक्षक रीट रद्द हुआ, सेकंड ग्रेड रद्द हुआ जी। 7 परीक्षाएं ऐसी है जो पहले रद्द हो गई थी, यहाँ तक कि ईओ आरओ भर्ती भी रद्द हो गई थी और वहां आंकड़ा बहुत कम था। एफआईआर दर्ज हुई, कुछ लोग अरेस्ट हुए और रद्द हो गए। शायद सरकार को उसमें झिझक, मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ, सरकार को शायद इसलिए भी झिझक नहीं हुई क्योंकि उसमें नियुक्तियां नहीं हुई थी। लेकिन अशोक गहलोत जी आचार संहिता लगने से एक सप्ताह पहले नियुक्ति दे गए। देखिए, वो बहुत दुर्भाग्य, 3 सितंबर को दे गए थे, 23 सितंबर। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस सरकार में जो हुआ उसको कभी माफ नहीं करा जा सकता। जो हुआ, क्या राज्य सरकार के पास इंटेलिजेंस की सर्विसेज नहीं थी? उन्हें नहीं पता था इतने बड़े पेपर पे लीक हुआ है? कई लोग तो ऐसा भी कह रहे थे कि जो पेपर लीक की बात करता है उसे जेल में डाल देना चाहिए। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वो भी जनता नहीं भूल रही है, ये भी नहीं भूल रही है जो हो रहा है। बीच में जनता पिस रही है। 8-8 लोगों को जो इसमें अभ्यर्थी थे उनका भविष्य खराब कर दिया। राजस्थान के जो गरीब लोग हैं, जो अपने बच्चों को यहाँ कोचिंग संस्थाओं में भेजते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनका भविष्य पूरा बर्बाद कर दिया। तो मेरे पास शब्द नहीं है कि पेपर लीक का क्या प्रभाव पड़ा है लोगों पे। यानी राजस्थान में सरकारी नौकरी हर किसी का ड्रीम होता है। आप सोचिए, इतने बड़े लेवल पे पेपर लीक हुआ, आरपीएससी के मेंबर्स, उनके रिश्तेदारों का सिलेक्शन हो रहा है और 50 लोग पकड़े गए। आज के डिजिटल युग में एसओजी ने 50 लोग पकड़े, ये भी मैं बड़ी बात मानता हूँ। ये कहीं भी हम जाते हैं, कहीं भी चले जाए राजस्थान किसी कोने में, हर कोई पूछता है, चाहे बच्चा बोरिवली में गिरा हो या फिर अजमेर दरगाह पे चले जाएं या उदयपुर घूमने चले जाएं, एसआई भर्ती में क्या हो रहा है? क्या सरकार के पास इंटेलिजेंस नहीं है कि इस भर्ती को लेकर लोगों में किस तरह से इंतजार है? कोई भी सरकार पता नहीं क्यों ये फैसला अलोकप्रिय होने वाली ले रही है। आप भी जाते हो, लोग पूछते होंगे एसआई भर्ती को लेकर। मैं आपको बता दूं, घर घर में ये बात है आज की तारीख में, क्योंकि थानेदार का जो पद होता है वो सोसाइटी से जुड़ा हुआ होता है। हर कम्युनिटी में माना जाता है कि थानेदार एक चौधर की तरह होता है, अपने जो भी उस पुलिस स्टेशन का होता है। तो घर घर में ये बात है। मेरे को लगता है कि जो भजनलाल सरकार है या जो भी सरकार है, मैं देखिए दोनों सरकारों की निंदा कर रहा हूं, मैं किसी के व्यक्तिगत खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये बहुत सरकार की ज्यादा करता हूं। वो चाहते तो नियुक्ति रोक सकते थे। जी, मैं तो बहुत, उनके पास इंटेलिजेंस थी, उनके पास सब था और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राठौड़ ने कोर्ट में जाकर कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है जी, तो वो भी एसओजी के मुखिया ही थे। तो मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल माइलेज जो पॉलिटिकल पार्टी ले सकती थी उन्होंने खो दिया। आज वो भी कांग्रेस को कहने की स्थिति में नहीं है कि आपके दौरान पेपर लीक हुआ। वो खुद ही नहीं मान रहे कि बड़े लेवल पे पेपर लीक हुआ। इसलिए सरकार का क्या आर्गुमेंट है? सरकार का यह आर्गुमेंट है कि मास लेवल पे पेपर लीक नहीं हुआ है।
तो वो आज की तारीख में जो विपक्ष की पार्टी थी उसको क्या कहेंगे? ये जो जातीय संगठनों से चिट्ठी लेकर आए थे, कोई इंटरनेशनल जाट से, कोई क्षत्रिय पता नहीं युवक संघ, ये जातीय संगठनों से चिट्ठियां लेकर आए थे, कोई यादव से भी लेके आया था, तो क्या जातिगत आंकड़े कुछ ज्यादा है इसलिए या फिर लोगों के कयास हैं? देखिए, पहली बात तो मैं इसकी निंदा करता हूं कि ये जो जातीय, ये कई संगठन तो रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है। मैं और फलाना मिलके कोई भी सोसाइटी करके और कुछ भी लिख सकते हैं, और इसको एक जाति का रंग देना बहुत गलत है। क्योंकि आप थाने में जाओगे, हाँ। अभी आपकी ये हालत है कि जातीय संगठनों को चिट्ठी लेके आ रहे हो, तो थाने में वही काम करोगे आप। जी, मान लीजिए कोई मीणा समाज या जाट समाज का ट्रेनी सब इंस्पेक्टर लगा है, लेकिन अगर वो गलत लगा है तो उसने उसी समाज का, क्योंकि रिजर्वेशन है इसमें, आरक्षण है, तो उसी समाज के उसी अभ्यर्थी का उसने हक खाया है। क्या उन लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए थी जब संगठनों ने पत्र लिखे? क्या उन बच्चों की बात नहीं रखनी चाहिए थी उनको कि उन्होंने उनका हक खाया? उन्होंने, उनके माता पिता भी किसानी कर रहे हैं, वहां पे हल जोत रहे हैं, तो उनका हक नहीं खाया? तो ये केवल इन्होंने बिजनेस बना रखा है। मैं इन संगठनों को नहीं मानता हूं, और इन्होंने केवल अपना धंधा बना रखा है, इससे पैसे की उगाही करते हैं, और ये कुछ भी नहीं है। इनका कोई भी अस्तित्व राजस्थान में कुछ भी नहीं हो सकता। क्या जो बच्चे कहते हैं कि हमने मेहनत करके पढ़ाई किया है, उनके हित को ध्यान में रखा जा सकता है? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इनकी तरफ से भी, चयनित पक्ष की तरफ से भी कहा गया था कि हम राज्य सेवा में हैं, हम केंद्र की सेवा में हैं, हम भूतपूर्व सैनिक भी हैं। आज वीके सिंह साहब ने कहा, जज साहब का क्वेश्चन था कि इसमें 500 से अधिक पूर्व कर्मचारी थे, तो वीके सिंह साहब ने कहा यह धारणा बिल्कुल गलत है। इसमें जो 53 लोग पकड़े जा चुके हैं, उसमें 10 लोग केंद्र के कर्मचारी या राज्य के कर्मचारी रह चुके हैं, जो पकड़े गए हैं। जी, और उन्होंने कहा इन्हीं 53 में से अच्छे खासे लोग भूतपूर्व सैनिक भी रह चुके हैं। जो भूतपूर्व सैनिक भी हैं इसमें? जी, 53 में अच्छे खासे, उन्होंने वर्ड बोला था, गुड नंबर। तो आप मानिए कोई पुरानी सर्विस में था तो उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल जाएगा कि वो ईमानदार था। और मैं आपको इसका विधिक कारण भी बताता हूं। बंगाल भर्ती में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, जो पुरानी सेवा में थे उसको पुरानी सेवा में भेजा जा सकता है, जिसका हम भी माननीय न्यायालय में मानवता को देखते विरोध नहीं करेंगे कि आप इनको पुरानी सेवा में भेज सकते हैं, बशर्ते वो गिरफ्तार नहीं हुए हों। जी, यानी वो गिरफ्तार नहीं हुए। कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जिन्होंने पढ़ाई की होगी, उम्र उनका निकल रहा होगा, या बहुत दिन पढ़े हो गया होगा, क्योंकि पढ़ाई तो निरंतरता वाली चीज होती है, उनके लिए कुछ सेफ गार्ड? जी, एसआईटी रिपोर्ट है, वो ही उसका आंसर करती है। एसआईटी रिपोर्ट ने बोला है कि जैसे मान लीजिए जो याचिका करता है, या 8 लाख बेरोजगार जिन्होंने अप्लाई करा था और 3 लाख इसमें बैठे थे, कोर्ट ने कहा है कि उनको एक बार रिलैक्सेशन दिया जाएगा अगर अगली भर्ती होती है तो सबको। और जो इसमें चयनित हो गया, जो 850 में चयनित है, उनको अगली 2 परीक्षाओं में एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और आपको देखिए, इसमें देखिए उनका पक्ष भी अच्छा है, मैं कहीं बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन झुकाव ज्यादा कहां है वो कोर्ट को देखना है कि ज्यादा पब्लिक इंटरेस्ट का मुद्दा है ये, या फिर केवल गिने चुने जो ट्रेनी सब इंस्पेक्टर हैं उनकी तरफ जाएगा। मुझे लगता है लोग कि न्यायालय इसमें जो जनहित है उसको देखेगा, और देखेगा कि इसमें बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा हुआ है, और आरपीएससी मेंबर्स जिनको इस पेपर की बनाने की जिम्मेदारी थी, वही अगर इसमें शामिल हो तो क्या इसका हो सकता है? उस दिन में कोर्ट में सफल आवेदकों के जो वकील हैं तनवीर अहमद साहब जी, तो उनसे बातचीत कर रहा था, तो कह रहे थे कि जो कोर्ट में आए हैं वो तो भर्ती लायक थे ही नहीं, जो याचिका करता है। देखिए, मैं इतने कम आए हैं कि वो तो कंसिडर ही नहीं किया जा सकता। इसमें 25 याचिका करता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें 1 या 2 हैं जिनके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आए। आप मान के चलिए 15 लोग ऐसे हैं जो इंटरव्यू तक गए, उनमें क्या पीड़ा हो रही होगी कि हम कुछ मार्क्स से एसआई बनने से रह गए। वो क्यों रह गए? क्योंकि पेपर लीक बड़े लेवल पे था। क्या आप उन 15 लोगों का हक खा लेंगे? तो ऐसा नहीं है, एक ये जॉइंट रिट पिटीशन है, इसमें अलग अलग तथ्य हैं, लेकिन ज्यादातर लोग वो हैं जो इंटरव्यू तक गए, और 15 लोग ऐसे हैं, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि जो इंटरव्यू तक गए। कैलाश चंद शर्मा ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है, उसने इंटरव्यू दिया है, वो कुछ नंबरों से रह गया और उसका हक खाया इसी के ईडब्ल्यूएस जैसे आदित्य उपाध्याय है जो इसमें बन गया, और जो जिसका हक खाया, और कैलाश चंद शर्मा आज भी उसकी सजा भुगत रहा है। अच्छा, एक सवाल और है इसमें कि जैसे ये हाईकोर्ट ने कहा था कि चेन डॉक्यूमेंट लाओ। चेन डॉक्यूमेंट मतलब कि कैसे कैसे कब कब फैसला लिया गया, तो
तो क्या वो कोर्ट को उपलब्ध कराया गया अब तक? कोर्ट अब तक नाखुश है। कोर्ट ने टिप्पणियां करी है कि जितना न्यायालय को दिखाना होता है आप उतना ही लाते हैं। कोर्ट एक चार्ट चाह रहा है, फ्लो चार्ट की फाइल जी कैसे फैसले बदले, कि फाइल कैसे मूव हुई। देखिए इस कमरे से अगर फाइल उधर भी जाती है तो उसकी भी नोटशीट ड्रॉ होती है। तो कोर्ट ने कहा कि इसके लिए शायद हमें एक जनहित याचिका स्वतः ही लेनी पड़ेगी कि नोटशीट जो होती है वो प्रॉपर नहीं रखी जाती। कोर्ट में उतनी नोटशीट आती है जो न्यायालय को दिखानी होती है। क्योंकि देखिए ये मन में हर किसी को लगता है कि ऐसा क्या हुआ कि जो भजन लाल जी ने फैसला किया है, कमेटी बनाएंगे, अगर रद्द नहीं करना होता तो नहीं करते, कमेटी बना के तो शीशा लेकर उन्हीं की हुई। फिर सारे गृह मंत्रालय हुआ, एसओजी है, सबने कहा, तो एक रद्द करने की मंशा ऐसा लगता है कि सरकार की बन चुकी थी। उसके बावजूद उसके बाद क्या हुआ ये कोर्ट भी जानना चाहता है, वो फ्लो चार्ट से समझ में आएगा और हम भी जानना चाहते हैं। आपको क्या लगता है उसके बाद क्या हुआ? क्योंकि आप वो देखे होंगे। इसमें मैं कहना चाहता हूँ उसमें न्यायिक चीजें नहीं हुई, उसमें फिर पॉलिटिकल चीजें आ जाती है जिसका सरकार, मैं अभी एज ए उसमें अधिवक्ता हूँ, मैं बता नहीं सकता। लेकिन वो जो सरकारी वकील हैं उन्होंने शायद अपनी राय बदली है। सरकारी वकील ने अपनी राय नहीं बदली है, एजी साहब ने, उन्होंने राय नहीं बदली है। आप कह सकते हैं एसओजी ने आंशिक थोड़ा बदलाव करा। नहीं, अपनी जो शुरू वाली राय थी महाधिवक्ता ने अभी भी नहीं बदली है, वो अभी भी है। और जो ये जोगाराम पटेल साहब हैं विधि मंत्री, उनकी कमेटी ने पूर्ण रूप से राय बदल दी है। और उसमें भी न्यायालय कह रहा है कि ये राय विरोधाभासी है। एक जगह आप कह रहे हैं कि मैं आपको एक अच्छी चीज बताना चाहता हूँ, बार बार ये कहते हैं कि हम न्यायालय के सामने 4 साल बाद लेट आए। और वो जो जोगाराम पटेल साहब की जो नई अध्यक्षता वाली मीटिंग है उनमें वो कह रहे हैं कि अभी भर्ती रद्द करने का फैसला प्री मैच्योर होगा। तो आप ही बताइए, हम लेट आए या प्री मैच्योर होगा? ये सवाल तो हमने उठाए थे कि जल्दीबाजी है या देरी हो गई है, पता नहीं। लेकिन जोगाराम पटेल को मैंने 2-4 दिन पहले फोन किया था, तो उन्होंने कहा कि अभी मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा, 2-4 दिन बाद अच्छी खबर सुनाऊंगा। अब वो 2-4 दिन भी बीत गए, पता नहीं अच्छी खबर क्या है। वो हमेशा कहते हैं कि बहुत जल्दी खबर दूंगा, वो खबर क्या होती है आज तक समझ में नहीं। खैर ये पॉलिटिकल बातें, उससे आप रिप्लाई नहीं देंगे। अब आगे क्या रहेगा कोर्ट में? आगे देखिए, आज पॉजिटिव सुनवाई थी। वीके सिंह साहब ने स्वतंत्रता पूर्वक जवाब दिया और कोर्ट ने भी उसको अप्रिशिएट करा। कोर्ट ने कहा था कि सरकार को वीके सिंह साहब जैसे अफसरों की जो पीठ है वो थपथपानी चाहिए। इतना बड़ा खुलासा करा भजनलाल सरकार। भजनलाल सरकार ने ऐतिहासिक काम करा है पेपर लीक मामले में, इतनी गिरफ्तारियां करके, जो अभूतपूर्व है, जो गहलोत और वसुंधरा सरकार में कभी नहीं हुआ। और ये बेरोजगारों के, आप देखिए आज के समय में चाहे कोई भी इल्जाम लगाए, लेकिन अब पेपर लीक कम हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। आप ही मान के चलिए, एक दो सेंटर्स पे मान के, उसके अलावा नहीं हो रहे हैं। वो कभी कभार छोटी मोटी घटनाएं जो हो जाती हैं, वो क्या है कि प्रोसीजर लैप्स होता है। हाँ जी, तो गैंग तो उन्होंने खत्म किए, हाँ, और नौकरियां भी मिल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उन्होंने किसी और का पाप अपने सर पे मढ़ लिया है, वो दिक्कत वहां आ रही है। और बेरोजगारों की नजर में जो उन्होंने कार्रवाई करी, जो मैं भी लोगों में बैठता हूं और मैं चर्चा करता हूं, तो जो बेरोजगार है जो अभी कार्रवाई करेंगे, परसेप्शन बिगड़ा है, कुछ और है, लेकिन परसेप्शन इनका बिगड़ गया। वो राजनीति में जो है परसेप्शन काम करता है। वो अब जो कार्रवाई करी है वो 0/0 हो गई है। और मैं कुछ और आंकड़े आपको बताना चाहता हूं जो आज वीके सिंह साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि इसमें 81 टोटल लोग हैं जिनके खिलाफ अनुसंधान लंबित है। 81 टोटल अभी 81 है। आप समझिए कितना बड़ा आंकड़ा है 81। उस 81 में से 81 लोगों का अनुसंधान लंबित होना, आप समझिए कितना वक्त लग सकता है संसाधन को देखते हुए, और उनकी जड़ें इतनी गहरी है उसे देखते हुए। तो आप समझिए कि ये परीक्षा क्यों निरस्त होनी चाहिए। उस 81 में से 15 जो हैं वो ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स हैं, और उनके द्वारा कहा गया कि 4 से 5 मुख्य आरोपी फरार हैं, जिसमें यूनिक बाम्बू 5 लाख का इनामी है, सुरेश ढाका 5 लाख का इनामी है। यूनिक बाम्बू वह आदमी है जिसने फोटो खींच के पेपर लीक करा था और जिसने साइट हैंडलर्स प्रोवाइड करवाए थे। वीके सिंह साहब ने कहा था कि यूनिक बाम्बू विदेश में है इस वक्त, ये हम कह सकते हैं कंफर्म। सुरेश ढाका देश में भी हो सकता है, विदेश में भी हो सकता है। और वीके सिंह साहब द्वारा स्पष्ट करा गया था कि इस पूरे प्रोसेस की शुद्धता और पवित्रता नहीं बची है। और कहा उन्होंने, यानी स्पष्ट शब्दों में नहीं कहा, लेकिन न्यायालय का प्रश्न था महाधिवक्ता से कि सरकार क्या अभी भी नहीं मानती है कि इसकी पवित्रता और शुचिता भंग हुई है। तो एजी साहब का यही था कि इसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो उनके साथ अन्याय होगा। और आप मान के चलिए
इसमें अब अगली सुनवाई 17 को है। आप मान के चलिए इसमें 6-7 सुनवाई और होगी। अब मामले में ज्यादा कुछ है नहीं और उसके बाद मुझे लगता है फैसला सुरक्षित रखा जाएगा। आप मान के चलिए 15 अगस्त तक हमारे हाथ में फैसला हो सकता है। आजादी मिल जाएगी 15 जी अगस्त तक। जी। उम्मीद पर दुनिया कायम है और जिस तरह से सुनवाई हो रही है, कल जज साहब शायद छुट्टी पर रहेंगे, परसों होगी सुनवाई, जल्दी सुनवाई हो रही है और सुनवाई का जो तरीका है उसे देखकर उम्मीदें बढ़ गई है। हालांकि देखिए अंतिम फैसला क्या आता है वो तो हम कह नहीं सकते, मगर ये इस संघर्ष को सलाम है। बहुत ज्यादा पैसे नहीं है इन बच्चों के, आप फीस के भी मुझे लग रहा है कि अच्छा वो डिस्क्लोज करना मेरा अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा, लेकिन बेरोजगारों के पास तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है और कैसे कैसे ये फोटो कॉपी लाते हैं, कोर्ट में देखता हूँ कि मौजूद रहते हैं सारा काम छोड़कर। ये संघर्ष आसान नहीं होता, जितना आप खबरों में पढ़ते हैं उससे कई ज्यादा गुना यह संघर्ष होता है सिस्टम के खिलाफ। लेकिन लड़ना है सब, उम्मीद है कि न्याय जरूर मिलेगा। आप देखिए राजस्थान से, नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।